बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का जो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने देखा कि अगर एक कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स चेंज होता है तो फिर उस कॉइल में एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने ये भी देखा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, और फिर आखिर में हमने देखा मोशनल ईएमएफ। यानी अगर हम एक कॉइल जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर उस कॉइल को मूव करते हैं तो फिर उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होना शुरू होगा, और फिर उसकी वजह से उस कॉइल में एक करंट, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ को जो इंड्यूस हुआ है इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इन बातों को इस्तेमाल करते हुए हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, तो आज उनमें से एक चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, फिर कितनी टाइप्स हैं इसकी, और फिर उन टाइप्स को स्टडी करेंगे कि वो बना हुआ कैसे होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होगा कि आप किसी चीज को मूव करेंगे, मूव करने पे जो एनर्जी होती है उसको आप कहते हो मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आप किसी भी चीज को मूव करोगे आप मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हो। ये डिवाइस क्या करेगी, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। आपके हमारे घरों में ये बहुत कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजों में से एक है। आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान जो है वो पानी से बिजली पैदा करता है, सोलर पैनल से बिजली पैदा करता है। हमारे घर के अंदर जनरेटर्स होते हैं जी, लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। वो सारी चीजें ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये जो हाइड्रो पावर्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स के आगे ये जनरेटर्स लगे हुए होते हैं। तो बड़े बड़े डैम्स में जब वो पानी फेंका जाता है तो पानी इनकी टरबाइन में लगता है। टरबाइन पे जैसे पानी गिरता है टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है, और जब कोई चीज घूमेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी वहां पर, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी। तो जब टरबाइन पर पानी पड़ा तो क्या प्रोड्यूस हुई, वहां पर प्रोड्यूस हुई मैकेनिकल एनर्जी। फिर अब वो जो टरबाइन होता है वो कनेक्ट हुआ हुआ होता है जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो वो जनरेटर क्या करेगा जी, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और आपकी जो है वो बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। यही चीज हमारे जो घरों में जनरेटर होता है उसमें होता है। हमारे घर के जो जनरेटर होते हैं उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जब जलता है हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो है वो हमारे अंदर जो शाफ्ट लगी हुई होती है जनरेटर्स में उसको रोटेट करती है, उसको घुमाती है। जब वो घूमेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा जी, जब वो घूमेंगी तो जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये प्रोड्यूस हो जाएगी जी मैकेनिकल एनर्जी, और फिर जनरेटर जो है वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक डिवाइस होती है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और ये हमें क्या देगा जी, ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। सादा सी जबान में बोले तो हम यहाँ मूवमेंट पैदा करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट पैदा करेंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई हो गई और ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, बिजली पैदा करके देगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इनपुट होगा जनरेटर का, ये इनपुट होता है जी, आप मूवमेंट पैदा करते हैं, और ये आउटपुट होगा जी, आपको इसमें से बिजली पैदा होती है। तो सपोज करें जी ये मेरे पास एक जनरेटर है जी, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो मैं क्या करूंगा जी, जैसे ये एक शाफ्ट लगी हुई है इसके अंदर, मैं इसको रोटेट करूंगा। मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये मैंने क्या अप्लाई करी, ये मैंने अप्लाई करी मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जनरेटर मुझे क्या प्रोड्यूस करके देगा, ये मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बिजली पैदा करके दे रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैं इस्तेमाल करूंगा और अपने बल्ब, पंखे वगैरह चलाऊंगा। इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला। ठीक है जी, तो ये होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं जी, एक कहलाता है इसके अंदर, पहले मैं जरा ये बिता दूं, दो टाइप्स होती है हमारे पास जनरेटर्स की।
एक कहलाता है एसी जनरेटर और एक कहलाता है डीसी जनरेटर। ठीक है जी, ये दो टाइप्स होती है। एक कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एक कहलाता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखें, अब जो आप जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, जनरेटर क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, ये दो तरह का होता है। हम जानते हैं जी, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टरों में, दो तरह का करंट होता है। एक कहलाता है डायरेक्ट करंट, एक कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट कहते हैं जी ऐसे करंट को जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। तो एक ही डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में आप, इस डायग्राम में आप देखें, नंबर 1 वाली डायग्राम में, यहाँ हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा और ये यहाँ पे फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे आएगा और फिर यहाँ ये ऐसे निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ऐसे करंट को जो एक खास डायरेक्शन में ही फ्लो होता रहता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यानी अगर आप पहले टाइम पे देखें, फर्स्ट सेकंड में देखें, सपोज करें जी, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जी, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से यूं आया, फिर यहाँ से यूं गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा जी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अब डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी जी, यानी अब करंट जो है वो यूं फ्लो होगा, फिर यहाँ से यूं आएगा, फिर यहाँ से यूं आएगा, बार बार चेंज होता रहता है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। तो ऐसे करंट ये दो टाइप के होते हैं जी। एक हमारे पास हो गया, अगर हमारे पास सपोज करें ये सर्किट है और मैं देखता हूँ जी कंटिन्यूसली करंट सिर्फ इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखा बीसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखा बीसी डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। और अगर हम देखते हैं जी कि ये हमारे पास सर्किट है जी, पहले टाइम पे देखा तो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा है जी इस डायरेक्शन में। ठीक है जी। और थोड़े बाद जब मैं देखूंगा तो अब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर थोड़ी बाद चेंज होता रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है, कभी वो यूं फ्लो होगा, कभी वो यूं फ्लो होगा। ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर हमारे पास ऐसा जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है लेकिन करंट कौन सा दे रहा है उससे, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसको हम कहते हैं एसी जनरेटर, यानी कि ये वाला करंट प्रोड्यूस करेगा। और डायरेक्ट करंट जनरेटर या डीसी जनरेटर क्या होता है, ये ऐसे जनरेटर होते हैं जिनको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट बनेगा तो वो करंट होगा डायरेक्ट करंट, यानी ऐसा एक ही डायरेक्शन के, इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट करंट जनरेटर है। दोनों करंट, दोनों टाइप के जनरेटर को हमें स्टडी करना होगा। ठीक है, तो पहले अब जरा इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो जनरेटर मैंने आपको बता दिया जी, जनरेटर्स क्या होते हैं सीधी, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में हम जनरेटर्स भी कहते हैं। जनरेटर्स क्या है जी, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जो कि मैकेनिकल एनर्जी लेती हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देती हैं आपको। यानी कि इनमें मूवमेंट पैदा करेंगे हम, मोशन पैदा करेंगे और ये हमें पलटे में क्या देंगे आउटपुट के तौर पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट प्रोड्यूस करके दे रही होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस करके देती है। उनको हम कहते हैं जनरेटर्स। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है जी जनरेटर से, तो हम कहेंगे ये एसी जनरेटर है, और अगर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहेंगे इसको डीसी जनरेटर है। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अगर आपने एक ये जनरेटर लगाया हुआ है जी, सपोज करें ये एक जनरेटर है और आप यहाँ से इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, घुमा के ना शाफ्ट को, आप इसको यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। अब यहाँ से आपको करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आपने देखा जी करंट की डायरेक्शन ये है, थोड़े बाद देख रहे हैं ये है, कंटिन्यूसली इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जी, ये वाली, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। तो आप कहेंगे ये डीसी जनरेटर है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है करंट की। लेकिन अगर आप देखते हैं जी कि ये आपके पास एक जनरेटर है, शुरू में आपने देखा तो ये सर्किट जो है इसमें ऐसे डायरेक्शन फ्लो हो रही थी करंट की, थोड़ी देर बाद आपने देखा जी डायरेक्शन चेंज हो गई है और अब जो है वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये एसी जनरेटर है, क्योंकि इसने आपको एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके दिया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसी जनरेटर की। आज की क्लास में हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में हम डीसी जनरेटर को ऑब्जर्व करेंगे। प्रिंसिपल याद रखिएगा, दोनों का एक ही जैसा है।
प्रिंसिपल है ना, यानी ये किस बुनियाद पर काम कर रही है, किस लॉ पर, किस फिनोमेना पर काम कर रही है, दोनों का एक ही होता है। बस एक थोड़ी सी ऑल्टरकेशन की भी होती है हमने, जिससे ये चेंज हो जाता है और ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट। तो आज हमने एसी जनरेटर को डिस्कस करना है। अब इनकी प्रिंसिपल या वर्किंग क्या है, ये किस बुनियाद पर काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही जो हमने कल पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ। कि अगर एक कॉइल हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर हम उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा जी, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर एक कॉइल आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और आप किसी तरीके से इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, सपोज करें ये कॉइल है आपके पास और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो एक कॉइल है आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जब तक आप इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करेंगे कोई करंट पैदा नहीं होगा। हाँ, अब आप इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें जी। अब तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो कॉइल को मूव करो या मैग्नेट को मूव करो, या हम कॉइल को मूव करेंगे तो ये मोशनल ईएमएफ हो जाएगी, ठीक है। या हम कॉइल को मूव करेंगे तो ये मोशनल ईएमएफ वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे जी, हम इस कॉइल को मूव करेंगे, इस कॉइल को हम मूव करेंगे। तो जब हम मूव करेंगे इसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, कभी फ्लक्स ज्यादा होगा, कभी फ्लक्स कम होगा, कभी फ्लक्स ज्यादा होगा, कभी फ्लक्स कम होगा, यानी फ्लक्स में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अब जब फ्लक्स, इस कॉइल को हम मूव करेंगे, इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो अब क्या होगा जी, इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस करंट, और उस ईएमएफ से करंट जो है, अगर हम सर्किट बनाए हुए होंगे एक्सटर्नल सर्किट, तो उस सर्किट में उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है जनरेटर का, यानी कि प्रिंसिपल कौन सा है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो हमारे पास ये जो हम जनरेटर है, इसका काम बस ध्यान में रख लिएगा कि इसका काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और किस तरह, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखते हैं और उस कॉइल को मूव करते हैं, तो अब उस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इस कॉइल को अगर आप किसी एक्सटर्नल सर्किट, किसी रेसिस्टर के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो ईएमएफ आपके उस एक्सटर्नल सर्किट, उस एक्सटर्नल कॉइल में करंट पैदा कर देगा। और चूंकि ये एसी जनरेटर है तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक है जी। तो मैं छोटा सा यहाँ इसको एक डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। सपोज करें जी, ये मेरे पास एक एसी जनरेटर है, ये मेरे पास क्या है, एक एसी जनरेटर। अब मैं यहाँ से, इसमें कोई शाफ्ट लगी हुई होगी, मैं इसको रोटेट करूंगा, रोटेट करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ प्रोवाइड की मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की। अब यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी जी, कुछ अब मैग्नेटिक फील्ड होगी जी। अब ये कॉइल होगा एक, मेरे इस मोशन पैदा करने से ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देगा, और जब घूमेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड होगी और अंदर एक कॉइल पड़ा हुआ होगा। अब मैंने जैसे मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की, शाफ्ट घुमाया, वो कॉइल घूमना शुरू हो जाएगा। अब जब कॉइल घूमेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब मैं उस कॉइल से एक एक्सटर्नल सर्किट बना दूं, ये कॉइल से मैंने जो है ना तार निकाल दिए, एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो अब उस ईएमएफ की वजह से इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एक करंट मिल जाएगा जी ईएमएफ की वजह से, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस ईएमएफ से एक करंट पैदा हो गया। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इस करंट की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, हर थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन इसकी जो है ना चेंज होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे ये वाला जो जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया दे दिया है कि ये जनरेटर किस तरह वर्क करेगा। आप जनरेटर में एक शाफ्ट होगी, उसको रोटेट करेंगे, या आपने प्रोवाइड की मैकेनिकल, आपने ये क्या प्रोवाइड की जी, मैकेनिकल एनर्जी। फिर जनरेटर के अंदर एक कॉइल होगा जी, वो कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होगा। आपने जैसे घुमाया तो कॉइल भी रोटेट हुआ, जब कॉइल रोटेट हुआ तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ, ईएमएफ कॉइल में पैदा हो जाएगा। अब वो ईएमएफ जब एक्सटर्नल सर्किट में आएगा तो वो एक करंट पैदा कर देगा, और वो करंट होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये एक
ऑल्टरनेटिंग करंट का अंदर का मामला है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक कॉइल होगा जी, तो देखें जी ये रहा कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड होगी जी, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और ये रही आपके पास शाफ्ट जिसको आप रोटेट करते हो। ठीक है, तो अब मैं जरा इसका आपको सही तरीके से बताता हूँ जी। ये तो मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया दिया था, अब मैं आपको इसका सही तरह इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जनरेटर्स के अंदर, रिमेंबर हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो कहलाती है फील्ड मैग्नेट, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ये रहती, एक ये रहा नॉर्थ पोल, एक ये रहा साउथ पोल। सबसे पहली चीज जो जनरेटर में रखी हुई होती है अंदर, वो दो मैग्नेट्स होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है ये मुस्तकिल मैग्नेट है, चाहे आप शाफ्ट घुमाएं चाहे आप शाफ्ट ना घुमाएं, इट इज अ मैग्नेट। ये मैग्नेट रहेगा, जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जी। इनको हम कॉनकेव करके ना, इनकी सरफेस को, ये देखिए आप, कॉनकेव की हुई सरफेस को हम मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जनरेटर में है जी, दो अदर मैग्नेट्स विच आर स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स। एक नॉर्थ पोल कह लें आप, एक को साउथ पोल कह लें। उनके बीच में हमारे पास सेकंड चीज जो होती है वो होती है आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर असल में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्राउन कलर का ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं जी आर्मेचर। ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, इसको एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर में लपेटा हुआ होता है। यानी पहले आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं, उसमें फिर आप जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बहुत ज्यादा क्वाइलिंग कर देते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हुई भी होती है, हम अभी फिलहाल एक ले रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी क्वाइलिंग हुई होगी। ऐसे बहुत सारे आपने ना, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया आयरन का, और उसमें आपने ऐसे बहुत सारे क्वाइल कर दिए। अब वो जो क्वाइल के दोनों टर्मिनल थे वो ये आ गए। फिर आप क्या करते हैं जी, इसको एक सिलेंडर के, इसके अंदर ना एक सिलेंडर लगा देते हैं जी, ऐसे एक सिलेंडर रख देते हैं जी, ताकि ये जो है ना फिक्स रहे और इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहरहाल हमने यहाँ सिलेंडर हटा दिया है, क्योंकि सिलेंडर का बस वर्किंग से इतना कोई रिलेटेड नहीं है। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर क्वाइल जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है। अच्छी खासी टर्न्स हुई भी होती हैं जी, कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है और इसके ये दो टर्मिनल्स आता है। दैट इज द सेकंड थिंग, यानी कि ये क्वाइल हो गया हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा, कोई इंड्यूस नहीं होगा ईएमएफ। और अगर ये कॉइल मूव होने लग गया तो फिर इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब वो जो हमने सॉफ्ट सिलेंडर लगाया हुआ होता है, उससे हमने एक रॉड लगा के ना एक हैंडल बना दिया जाता है, ताकि इस हैंडल को हम घुमाएं, या वही टरबाइन लगा दी जाती है ताकि ये टरबाइन घूमेगा और ये कॉइल रोटेट करेगा। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो ये हैंडल, ये हमारे पास आयरन कोर हो गया जी, ये आयरन कोर है हमारे पास, और इसके अंदर सॉफ्ट सिलेंडर होता है, उससे हमने ये शाफ्ट निकाली और शाफ्ट से हमने एक हैंडल जोड़ दिया। अब हम इस हैंडल को घुमाएंगे, ये कॉइल हमारा जो है ना वो रोटेट करना शुरू कर देगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट करेगा। तो ये सेकंड चीज हो गई जी हमारे पास, क्या, आर्मेचर। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक आपके पास एक अंदर जो है ना जनरेटर के दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखे हुए, परमानेंट मैग्नेट्स विच आर कॉल्ड फील्ड मैग्नेट्स, और बीच में आपने उसके एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर बना के लगाया हुआ है। आर्मेचर की बहुत सारी क्वाइलिंग है, उसको आपने पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम में लगाया, फिर उसके अंदर सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर से आपने एक शाफ्ट निकाली और एक हैंडल बना दिया। उसके बाद ये जो आर्मेचर के आपको दोनों आखिर के सिरे नजर आ रहे हैं, एक ये सिरा नजर आ रहा है जी आर्मेचर का, एक ये एंड हो गया, दोनों एंड को आपने सर्कुलर रिंग से कनेक्ट किया हुआ होता है, जिनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। नंबर 3 क्या हो गई हमारे पास, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, अब देखें जी, ये वाला आपका जो आर्मेचर का ये वाला एंड है, ये इस स्लिप रिंग से कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये वाला आर्मेचर जो है आप, ये वाला जो आपका आर्मेचर का एंड है, ये इस स्लिप रिंग से कनेक्ट हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको डायग्राम में। अब ये जरा जहन में रखिएगा, ये स्लिप रिंग से इंटरनली कनेक्टेड है। ये वाला जो आर्मेचर का एंड है,
ये वाला पहली वाली स्लिप रिंग के अंदर से तो जा रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। जैसे कि ऐसे, ये एक स्लिप रिंग है और ये एक दूसरी स्लिप रिंग है। अब ये जो आर्मेचर का एक एंड आया, ये आके अंदर से ऐसे कनेक्ट हो गया, और दूसरा वाला जो है वो इसके अंदर से होता हुआ यहाँ आता है और ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, स्लिप रिंग्स, जब आप कॉइल को घुमाएंगे स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। इमेजिन कर सकते हैं, मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। जब हम कॉइल को घुमाएंगे तो ये जो है, ये वाला स्लिप रिंग, तो ये ऐसे घूमना शुरू करता रहेगा, घूमना शुरू करता रहेगा, क्योंकि ये कॉइल से अटैच हुआ है ना, कॉइल इसको रोटेट करता रहेगा। सिमिलरली ये वाला आर्म जो है ये कनेक्ट हुआ है स्लिप रिंग से, और ये स्लिप रिंग को घुमाएगा ऐसे। तो स्लिप रिंग्स ऐसे घूमेंगी, यूं नहीं घूमेंगी, यूं नहीं घूमेंगी, यूं नहीं घूमेंगी, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे रोटेट करेंगी। तो रोटेट का वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये स्लिप रिंग्स जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेंगी और उसी पोजीशन, उसी एक्सिस पर रोटेट करेंगी। ये यूं रोटेट करेगा और ये यूं रोटेट करेगा। उसके बाद चौथी चीज जो है, अब मैं जरा डायग्राम थोड़ा सा मिटाऊं, ठीक है जी, तीन चीजें हो गई हैं। नाउ द फोर्थ थिंग इज कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, दो अदर कार्बन ब्रशेस होते हैं जी, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों स्लिप रिंग से अटैच हुए हैं। याद रखिएगा, कार्बन ब्रशेस अटैच नहीं हुए हुए, सिर्फ टच हुए हैं, स्लाइड हुए हैं। जैसे कि ये एक स्लिप रिंग है और ये कार्बन ब्रश है, ये सिर्फ इसको टच कर रहा है जी, जुड़ा हुआ नहीं है। ताकि जब ये रोटेट करेगा ना, ये स्लिप रिंग जब रोटेट करेगी तो कार्बन ब्रश टच होने की वजह से इससे करंट तो लेगी, लेकिन अगर मैं अटैच कर देता तो ये कार्बन ब्रश भी तो घूमने लग जाता फिर उसके साथ। थोड़ी बार यहाँ आ जाता कार्बन ब्रश, फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता है ना, वो पूरा सर्किट टूट जाता आपका। तो ये सिर्फ रखे हुए हैं, जैसे कि ये आपके पास स्लिप रिंग है, ये आपके पास कार्बन ब्रश है, ऐसे बस टच हुआ होगा। अब ये स्लिप रिंग रोटेट करेगा, कार्बन ब्रश से टच होने की वजह से कोई भी करंट अगर पैदा होगा तो वो कार्बन ब्रश में चला जाएगा, लेकिन कार्बन ब्रश स्लिप रिंग के साथ रोटेट नहीं करेगा। और फिर ये कार्बन ब्रशेस से हमने जो है वो एक्सटर्नल टर्मिनल बना दिए। ये एक टर्मिनल बन गया, ये एक टर्मिनल बन गया। अब जो भी आपको करंट रिसीव करना है ना, वो यहाँ से आप रिसीव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि अगर करंट पैदा हो तो आपको वो यहाँ पर रीडिंग्स की नजर में आ जाए, रीडिंग्स में आ जाए। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं कंस्ट्रक्शन को दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर हम इसकी जरा वर्किंग देखेंगे किस तरह वर्क कर रहा है जनरेटर। उससे पहले मैं ये सब जरा मिटा दूं क्योंकि अगली स्लाइड पर ये सब जाता है। तो हमारे पास जो जनरेटर है जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसके अंदर क्या क्या है जी हमारे, इसके अंदर तीन चार बड़ी चीजें। सबसे पहली चीज है जी, दो अदद मैग्नेट्स हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, हर वक्त वो मैग्नेट रहते हैं। और एक ये रहा जी नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, इनको हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट्स। इनके बीच में हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जी इंसुलेटेड कॉपर वायर का, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। बहुत सारी कॉइलिंग हुई भी होती है, इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ होता है, सिलेंडर से हमने एक हैंडल निकाल के शाफ्ट बनाएंगे ताकि इस हैंडल और इस शाफ्ट की मदद से हम सिलेंडर को घुमाएं और जो हमारा आर्मेचर है वो भी रोटेट करे, ठीक है जी। अब हम ये जानते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जो है ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपको पर्पल एरो में नजर भी आ रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है जी। मैं ये भी चैनल यहाँ से दिखाता हूँ, ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी जी, ऐसे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फिलहाल जब कॉइल पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब जब हम हैंडल की मदद से, इस हैंडल की मदद से इस कॉइल को जब हम घुमाएंगे तो अब इसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। फ्लक्स जो है ना कंटिन्यूसली चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो फिर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो अब यहाँ ईएमएफ पैदा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने दोनों टर्मिनल्स जो हैं कॉइल के, आर्मेचर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, एक ये रहा टर्मिनल, एक ये रहा टर्मिनल, दोनों को अलग अलग स्लिप रिंग से जोड़ा हुआ है। ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगी, जब आर्मेचर घूमेगा तो स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे लेकिन अपनी जगह पर ही रहेंगी, ठीक है जी। ये यहीं रहेगी, ये यहीं रहेगी, पर ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। यानी कि जब ये कॉइल यूं घूमेगा ना रोटेट, तो ये स्लिप रिंग रोटेट करेंगे अपनी इस पोजीशन पे, ऐसे जैसे मैं कर्सर हिला रहा हूँ, ये अपने ऐसे हिलती रहेगी। और फिर इससे हमने टच किए हुए हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस यहाँ से पैदा होने वाला ईएमएफ रिसीव करेंगे। और फिर इन कार्बन ब्रशेस से हमने एक्सटर्नल टर्मिनल्स बना दिए।
अब आपको करंट चाहिए तो आप यहाँ नीचे से घुमाएंगे, यहाँ से आपको जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आप इस टर्मिनल से रिसीव कर लेंगे। हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसकी जरा वर्किंग देखें पहले तो, इस डायग्राम को देख लिएगा, अच्छे तरीके से देखना है इस डायग्राम को, क्योंकि फिर जो आगे की वर्किंग है ना ये सारी, ये आपको फिर उसमें डायग्राम जहन में भी डालनी है। ये डायग्राम जहन में रखिएगा जरा, इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो देखें जी, ये वही फील्ड मैग्नेट आ गया जी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसका जो है ना वो हैंडल लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, हैंडल को हम रोटेट कर रहे हैं, जिससे आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल है, आर्मेचर जो है वो रोटेट होता हुआ नजर आता है। सही कह रहे हो ना, आर्मेचर आप देखे जी, आर्मेचर जो है वो रोटेट कर रहा है। अब ये हो गई जी स्लिप रिंग, ये एक स्लिप रिंग है, ये दूसरी स्लिप रिंग है। देख लें, स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही है, अपनी जगह नहीं छोड़ रही, ठीक है ना। देखें, अब ये जो पर्पल वाला कॉइल है, जब ये यूं घूमता है, इसी पर्पल वाला कॉइल इसी स्लिप रिंग से अटैच है, दूसरा वाला कॉइल इसी स्लिप रिंग से अटैच है, पर ये स्लिप रिंग गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अब इसमें एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये आपका कॉइल है, ठीक है जी। अब इस वाली कॉइल से स्लिप रिंग नंबर 1 अटैच हुई है, और कॉइल के इस सिरे से स्लिप रिंग नंबर 2 अटैच हुई है, यानी कि अगर मैं नंबर दूं ABCD, तो AB वाला जो साइड है उससे स्लिप रिंग 1 अटैच हुई है। भले ये AB साइड रोटेट करके इधर आ जाएगा ना, तब भी स्लिप रिंग 1 से ही अटैच है। डायग्राम देख लें आप, ये जो पर्पल वाला है ना, इसको मैंने कहा हुआ है AB, तो जब ये इधर है अब भी इसी स्लिप रिंग से, जब ये इस साइड पर आएगा तब भी इसी। सिमिलरली ये जो DC वाली साइड है, ये कनेक्ट हुई हुई है जी स्लिप रिंग नंबर 2 से। अब ये DC वाली साइड यहाँ पर हो लेफ्ट हैंड साइड पर, या ये रोटेट करके इधर आ जाए राइट हैंड साइड पर, इट विल कनेक्टेड विद स्लिप रिंग नंबर 2, ठीक है जी। कनेक्शन नहीं टूट रहा है, स्लिप रिंग्स का पर्टिकुलर साइड से फिक्स कनेक्शन है। डायग्राम में देख लिएगा आप। और फिर जो भी इंड्यूस हो रहा है करंट, वो कार्बन ब्रूशी से यहाँ यूं आ रहा है, यहाँ से यूं आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसकी वर्किंग जरा देख लेंगे अब हम, डायग्राम जहन में भी डाले अच्छे तरीके से। कॉइल कैसे रोटेट हो रहा है, दो चार बातें जो यहाँ डायग्राम में आपको जहन में भी डाली हुई है, कि हम जब कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो कॉइल गोल गोल घूम रहा है, एक बात। दूसरी बात कि हमारे पास कॉइल का एक साइड एक स्लिप रिंग से अटैच हुआ हुआ है, दूसरा साइड दूसरे स्लिप रिंग से अटैच हुआ हुआ है। यानी कॉइल का जो AB है वो स्लिप रिंग 1 से अटैच हुआ हुआ है, BC जो है वो स्लिप रिंग 2 से अटैच हुआ हुआ है। अब ये साइडें थोड़ी देर बाद अपनी जगह चेंज कर रही है, लेकिन स्लिप रिंग चेंज नहीं हो रही। ये नहीं हो रहा कि जी यहाँ पर जब कॉइल है AB, तो वो इस स्लिप रिंग से, जब वो इधर आता है तो वो इस स्लिप रिंग पर है, नहीं, स्लिप रिंग उनका फिक्स है, ठीक है जी। अब इसका प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया है, बस इसका ऑल्टरनेटिंग करंट वाले मामले को देखना है। प्रिंसिपल तो वही है, देखें अब आपका ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, इंड्यूस हो रहा है ना, रोटेट कर रहा है। तो अब हमें पता है जी कि एक EMF पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, EMF पैदा हो जाएगा। इसको हम जरा स्टडी करेंगे इस डायग्राम की मदद से। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जी। अभी आपने देखा यहाँ नॉर्थ पोल रखा हुआ था हमारे पास, यहाँ साउथ पोल रखा हुआ था, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और ये हमारे पास कॉइल है, ये रही, ये साइड कह लें A, ये साइड कह लें, कोना कह लें B, इसको आप कह लें C, या आप कह लें D। तो हमारे पास जो कॉइल है वो कौन सा है, ABCD। यहाँ से स्लिप रिंग नंबर 1 अटैच हुई हुई है, यहाँ से स्लिप रिंग नंबर 2 अटैच हुई है, ठीक है। ये वही ऊपर डायग्राम आ गया। अच्छा, अब हम जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और आपने वो टॉर्क वाला मामला भी पढ़ा इसी चैप्टर में, कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर टॉर्क लगती है, वो रोटेट करता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, तो हमारे पास अपने हाथ को, अपने ही लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करिएगा इस वक्त। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस डायग्राम की मदद से रीअरेंज करें। आपकी जो मिडल फिंगर है, यानी कि ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर ये होनी चाहिए जी इस B की डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे B की डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपका जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन में। अब ये कॉइल कैसे मूव कर रहा है जी, ये है, ये वाली साइड ऊपर आ रही है, ये वाली साइड नीचे जा रही है, ऐसे ही मूव हो रहा है ना। अभी आपने पीछे डायग्राम देखी है, AB वाली साइड ऊपर जाएगी, DC वाली साइड नीचे आएगी, और फिर ये ऐसे कंप्लीट करेगा अपना रोटेशन, ये ऐसे कंप्लीट करेगा अपना रोटेशन। तो आपका मोशन जो है वो AB वाली साइड को देखें तो मोशन जो है वो अपवर्ड है, ये आपका मोशन हो रहा है। अंगूठे को आपने मोशन की साइड पे रखा। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को रीअरेंज करें अगेन। आपकी जो मिडल फिंगर है, ये वाली फिंगर,
ये होनी चाहिए जी बी की डायरेक्शन में, इस तरह। आपका जो थंब है वो होनी चाहिए जी ऊपर की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रहा है। अब आप अपनी जब फर्स्ट फिंगर को देखेंगे, वो आपकी डायरेक्शन शो करेगी जी करंट की, जो करंट पैदा होगा। तो इस वक्त अगर आप इस ए बी वाली साइड पर लगाएं तो ये डायरेक्शन आ रही होगी करंट की, ठीक है ना। आपने अपने जो मिडल फिंगर है वो यहाँ रखी हुई होगी, आप अंगूठे को ऐसे रखे हुए होगे तो आपकी उंगली ऐसे आ रही होगी, यानी ए बी वाली साइड पर ऐसे करंट पैदा हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है। जबकि डीसी वाली साइड पर यही मामला अगर आप करें, अपने राइट हैंड को आपने उल्टा कर देना होगा। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को सॉरी ऐसे करेंगे, अंगूठा आपका नीचे की तरफ आना चाहिए, अंगूठा जो है ना आपका नीचे की तरफ आना चाहिए, थंब। फिर जो आपकी मिडल फिंगर है वो आनी चाहिए आपकी, ये जो दूसरी वाली फिंगर है वो बी की डायरेक्शन में आनी चाहिए, यानी कि ऐसे। तो अब आप उंगली को देखेंगे बाहर निकलती हुई होगी, यानी आपकी तरफ पॉइंट हो रही होगी। करके देखें जरा। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह रखें कि थंब जो है वो नीचे हो और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, और बी आपकी जो उंगली है ना दूसरी वाली, वो बी की डायरेक्शन में आ गई। देख लें जी। तो आपकी मिडल फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, थंब आपका जो है वो मोशन की डायरेक्शन में, और आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ मिल रही है आपकी पहली फिंगर से। तो यहाँ पर ऐसे करंट आ रहा है। तो इस वक्त अब मैं जरा यहाँ पे, ये तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके दिखा दिया, आप जरा इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार। तो अगर हम अब लेफ्ट हैंड रूल, ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, मैंने डायग्राम आपको साइड में शो की भी है, देख लीजिएगा। इस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये जो कॉइल है इस पे करंट ऐसे पैदा हो रहा है। अब वो डायरेक्शन हम बस नोट करके रख लेंगे, ठीक है। बार बार तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं अप्लाई करूंगा, तो बस हम डायरेक्शन नोट करके रख लेते हैं कि ये जो कॉइल हमारा है ए बी वाली साइड, इस पर करंट है ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, और ये जो कॉइल की डायरेक्शन है सी डी, इसमें करंट है ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप ब्लू एरो जो नजर आ रहा है ना, ये आपको करंट फ्लो बता रहा है। तो यूं करंट आ रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यहाँ ए बी से यूं जा रहा है, फिर ये यूं करंट जा रहा है, फिर सी डी से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ पर आपको सेकंड स्लिप रिंग पे मिल रहा है। फर्स्ट स्लिप रिंग से करंट जा रहा है, सेकंड स्लिप रिंग में करंट आ रहा है। ये आप ध्यान में रख लिएगा जरा। तब यहाँ पे अगर पुरानी डायग्राम देगा तो ये ध्यान में बिठा लिएगा, ये चीज और एक ये चीज, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो जनरेटर है उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है जी, फील्ड मैग्नेट से अंदर कॉइल पड़ा हुआ है, कॉइल से हमने स्लिप रिंग्स लगाए, स्लिप रिंग से कार्बन ब्रशेज हैं, कार्बन ब्रशेज से हमने एक्सटर्नल टर्मिनल लगाए। फिर हमने ये देख लिया कि जब हमारे पास हम उस आर्मेचर को घुमाते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जो जो चीज़ों की मोशन है वो आप नोट कर लें। कॉइल कैसे मूव कर रहा है, स्लिप रिंग्स अपनी जगह पर रोटेट कर रही हैं, और कॉइल का एक पार्ट एक स्लिप रिंग से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, यानी ए बी जो है वो स्लिप रिंग 1 से कनेक्ट है, बी सी जो है वो स्लिप रिंग 2 से कनेक्ट है। फिर हमने ये डायरेक्शन भी देख लीजिए कि हमारे पास जो कॉइल है उसकी एक साइड को, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ना, उसको हम कह रहे हैं ए बी, और उसमें करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। और ये जो साइड है डी सी, तो ये ए बी साइड है जी लेफ्ट की तरफ की, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और सी डी साइड जो है वो राइट वाली साइड है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। और यहाँ ए बी साइड जो है वो स्लिप रिंग 1 से कनेक्ट है, बी सी साइड सी डी साइड जो है वो स्लिप रिंग 2 से कनेक्टेड है। अब करंट तो पैदा हो रहा है, करंट तो समझ में आ गया, बस अब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करना है, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया कि करंट पैदा हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल मूव होगा तो उसमें करंट पैदा होगा। तो करंट जो पैदा हो रहा है, बस हमें ये देखना है कि क्या ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है। उसके लिए अब जरा यहाँ पर मुख्तलिफ पोजिशन को देखेंगे, मुख्तलिफ पोजिशन को हम देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ए पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। कॉइल हमारा जो है वो ऐसे रखा हुआ है, डायग्राम देख लीजिएगा पहली वाली, ये मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल दिखाया हुआ है। अब ये वाली साइड है जी वही ए बी, ये ए है, ये बी है, और ये वाली साइड जो है वो है सी डी, यानी कि सी और डी। इस टाइम पे ये जो ए बी वाली साइड है, चूंकि ये इस तरफ मूव कर रही है, अच्छा आपको मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद होगा, कल हमने ड्राइव किया था। मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पे, क्योंकि आप कॉइल को मूव कर रहे हो तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसका फॉर्मूला होता है वी बी एल साइन थीटा।
ये होता है मोशनल, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसके लिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, वीबीएल साइन थीटा। थीटा बड़ा मायने रखता है, या थीटा ही की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ इस वक्त ए पॉइंट पर जब आपका कॉइल मौजूद है, ए बी साइड को देख लें, अब जब ये मूव होगा तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव होगा, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये मोशन होगी, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा हो गया 0। पैरेलल हो गई ना दोनों, मोशन की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पैरेलल हो गई, थीटा हो गया 0। और इस फॉर्मूले में जब आप साइन 0 लेते हो तो 0 हो जाता है, तो यहाँ ईएमएफ 0 होगा। इस वक्त तो आपका ईएमएफ कोई भी पैदा नहीं होगा। वजह क्या है, ये फॉर्मूले में आप 0 डालें जी, साइन 0, साइन 0 0 होता है जी, और सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा इस पॉइंट पर। ठीक है जी, ए पॉइंट पर। चलें चलें इसको सही तरीके से लिखता हूं मैं, क्योंकि मैंने गलत साइड पे लिख दिया। ठीक है जी, मैं दोबारा इसको लिख दूंगा, दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपको। स्टार्टिंग समझ गए ना आप, तो फिर उसके बाद आगे का तो फिर वो रिपीटेड ही है फिनोमेना। कलर चेंज करते हैं जी, ब्लू लेते हैं। हाँ, तो पहले हम पोजीशन ओ की बात करें, ए की बात करें। ये रहा हमारे पास कॉइल का ए, ये कॉइल का बी, ये कॉइल का सी, ये कॉइल का डी। ए बी की बात कर रहा हूँ, जो ए बी पर होगा वही सी डी पर, ये मामले के लिहाज से। ए बी पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, थीटा हो गया 0। तो लिहाजा यहाँ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जी, वी बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा की जगह 0 डालेंगे तो वो साइन 0 0 हो जाता है, तो कोई ईएमएफ नहीं होगा इस पोजीशन पे। इस कॉइल में कोई ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ 0। अब हम इसको डायरेक्ट घुमा के इस पोजीशन पे लाते हैं, पोजीशन नंबर बी। कॉइल आपका ऐसे था, अब आपका कॉइल ऐसे आ गया। अब आप देखेंगे जरा, तो ए बी जो है वो यहाँ आ गई है, ये आ गई है जी ए बी, ए बी यहाँ आ गई है, और सी डी जो है वो यहाँ चली गई, सी, और ये आ गया आपका डी। अब इस पोजीशन में आप देखोगे तो ए बी जो है, अब आपका मोशन जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, मोशन जो है ना ए बी का मोशन नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये मोशन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब 90 का एंगल बन रहा है, अब साइन 90, अब एंगल बन रहा है इस पोजीशन पे 90 का, और इस टाइम पे जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बी एल साइन थीटा। साइन 90 जो है वो 1 होता है, 1 बेकार है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ। ईएमएफ पैदा हो रहा है जी, और ये मैक्सिमम है, ईएमएफ मैक्सिमम। दो पोजीशंस बताइए मैंने आपको। ए पोजीशन पे जब कॉइल हमारा ऐसे लंबाई में ऐसे जी कॉइल, कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। घुमा के अगर हम कॉइल को ऐसे बी पोजीशन पे ले जाते हैं, जब हमारे पास कॉइल जो है वो ऐसे है, तो अब उस टाइम पे मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि इस पूरे पैसेज के दौरान, ये ए पोजीशन थी, कॉइल जब बी पोजीशन पे आया तो ऐसे हो गया, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक रोटेट के दौरान ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ईएमएफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है ना आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बी तक आपका फुल मैक्सिमम हो गया। ये दो पोजीशन हो गए। तो जब ए पोजीशन पे हमारा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर था, कोई ईएमएफ पैदा नहीं हुआ। फिर जैसे वो रोटेट होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता ईएमएफ बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल जो है वो पैरेलल हुआ, अब उसके अंदर ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। अब अगली दो पोजीशन को देखेंगे, अब यहाँ पर भी उल्टा होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ ईएमएफ मैक्सिमम है, इस पोजीशन पे ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम। वजह मैं आपको बता चुका हूँ, ये वही बी पोजीशन है। अब बी पोजीशन से मजीद हम नीचे लेके जाते हैं, सी पोजीशन पे लाते हैं। 180 डिग्री का एंगल है, थीटा कितना हो गया अब, 180 डिग्री का। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये एंगल देख लो आप, 180 का होता है। तो अब ईएमएफ कितना होगा जी, वी बी एल साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है, लिहाजा कोई ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ 0। यानी कि बी पोजीशन से सी पोजीशन, यानी कि बी पोजीशन ये थी, सी पोजीशन का मतलब है वापस सीधा हो गया, यानी कि यूं जब गया ईएमएफ डिक्रीज हुआ है, मैक्सिमम से आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 बिल्कुल 0 हो गया।
तो जब ए पोजीशन पे था कोई ईएमएफ नहीं था, ठीक है ना, ए पोजीशन ये थी, कोई ईएमएफ नहीं था। फिर जब ये ए से बी गया, आहिस्ता आहिस्ता ईएमएफ बनता गया, बी पर आके मैक्सिमम हो गया। फिर बी से जब सी गया तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपका ईएमएफ डिक्रीज होता गया और सी पर आके ईएमएफ जो है वो जीरो हो गया। तो यहाँ जीरो था, यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ जीरो हो गया। अब यही चीज रिपीट होगी। अब जब सी से वापस इधर जा रहा होगा ना डी पोजीशन पे, तब आहिस्ता आहिस्ता जीरो से बढ़ाना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये देख लें, अब ये सी पोजीशन थी, यहाँ पर ईएमएफ कितना था, जीरो था। अब ये वापस जब डी पोजीशन पे गया 270, अब 270 पे जब आप निकालोगे तो वो 1 होता है, तो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा VBL, ये आएगा जी ईएमएफ मैक्सिमम। तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब है इस पोजीशन पे आके बढ़ गया वो ईएमएफ। ठीक है जी, तो हुआ क्या कहानी। अब मैं वापस स्टार्टिंग स्लाइड पे जाऊंगा, ये मैंने आपको कहानी तो समझा दी, इस स्लाइड पर आता हूँ। हाँ जी, अब हुआ क्या जी, ये मामला सारा कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, ये नॉर्थ पोल था, ये हमारे पास साउथ पोल था। जब कॉइल हमारा ऐसे था, इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन, कोई ईएमएफ नहीं था। रीजन क्या है जी, एंगल जो है वो जीरो हो गया था, और एंगल जीरो होने के साथ साथ ईएमएफ जीरो हो गया, तो इस वक्त कोई ईएमएफ नहीं था। फिर जब कॉइल हमारा इस पोजीशन पे आया, बी पोजीशन पे आया, तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम था। फिर कॉइल हमारा जब यहाँ आया सी पोजीशन पे, तो ईएमएफ फिर जीरो हो गया। फिर कॉइल हमारा डी पोजीशन पे आया, तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम हो गया। रीजन वही है, एंगल, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, एंगल। यहाँ एंगल जीरो था, साइन जीरो जो है वो जीरो होता है। यहाँ एंगल जो है वो 90 था, साइन 90 जो है, साइन 90 जो है वो 1 होता है जी। यहाँ 180 था एंगल, साइन 180, तो ये -1 होता है। माइनस का अभी मैं आपको कहानी बताता हूँ। बहरहाल मैक्सिमम होगी, ओ माइनस जीरो होता है, तो ये जहाँ पे जीरो हो गया। और डी मैक्सिमम पे साइन जो है वो 270 हो गया, ये होता है -1। तो यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, लेकिन माइनस माइनस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, बाद में बताऊंगा। तो जब कॉइल ए पोजीशन पे था कोई ईएमएफ नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईएमएफ बढ़ा, बी पर आके मैक्सिमम हो गया। फिर जब सी पर गया तो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर जीरो हो गया। फिर जब सी से वापस डी तक गया तो मैक्सिमम, मैक्सिमम से ए पे जीरो। यानी कि अगर आप ये लगा लो ग्राफ, ये जीरो है, जब ए पर हो आप, ए, तो जीरो है जी। फिर जब बी पर जा रहे हो, बी ये डी मैक्सिमम ईएमएफ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, बी पर पहुंच गया। फिर जब आप बी से सी देखो तो सी जीरो है, यानी सी यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब है बी से सी जब हम कॉइल गए तो ऐसे जीरो हो गया। फिर सी से डी मैक्सिमम है, लेकिन माइनस मतलब उल्टी डायरेक्शन में, तो यहाँ होगा डी। तब सी से डी ये आ गया। फिर डी से ए वापस जीरो हो रहा है, तो डी से ए वापस जीरो। तो आपका जो ये ईएमएफ, ये आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ए से बी जा रहा था, आपको पॉजिटिव करंट मिल रहा है और बढ़ रहा है। जब बी से सी आ रहा है तो पॉजिटिव करंट ही है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। फिर जब सी से डी जा रहा है तो आपको नेगेटिव करंट मिल रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। जब सी से वापस ए आ रहा है तो नेगेटिव करंट डिक्रीज हो रहा है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब पॉजिटिव नेगेटिव समझना है तो यहाँ पर आ जाए वापस। जब ये आपकी साइड ए और बी थी, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी हम बना देते हैं। यहाँ से स्लिप रिंग नंबर 1 कनेक्ट है, यहाँ से स्लिप रिंग नंबर 2 कनेक्ट है, ठीक है जी। ये आपकी ए बी सी डी, ए बी पे हमने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था, ऐसे डायरेक्शन थी, सी डी पे ऐसे डायरेक्शन, यानी ए बी से करंट जा रहा था, स्लिप रिंग 1 से करंट जा रहा था, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, सही कह रहा हूँ। और सी डी, ये जो 2 है ना, यानी कि स्लिप रिंग 2, इससे आपको करंट ऐसे रिसीव हो रहा है। ये पहला हाफ है। अब आपने हाफ चेंज कर दिया, जब आप रोटेट करोगे, इसको रोटेट करके यहाँ लाओगे, तो अब ए बी जो है वो इस तरफ आ गया। अभी भी स्लिप रिंग 1 कनेक्ट है इससे, लेकिन ए भी अब घूम के दूसरी साइड पर आ गया। और सी डी जो है वो आपका यहाँ आ गया, ये आ गया सी डी। साइड चेंज हो गई, लेकिन स्लिप रिंग मैंने आपको 1000 बार बोला है, स्लिप रिंग वही रही। अब सी डी चूंकि लेफ्ट साइड पर है, सी डी पे करंट ऐसे जा रहा होगा,
और ए बी चूंकि राइट साइड पे, इस पे करंट ऐसे आ रहा होगा। यानी अब आपको फर्स्ट फर्स्ट वाली से आप देखें, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा, करंट आ रहा, स्लिप रिंग 1 से आपको करंट रिसीव होना शुरू हो गया है। और अगर आप सीडी को देखें तो ये स्लिप रिंग से करंट जा रहा है, सेकंड स्लिप रिंग से करंट जा रहा है, फिर यहाँ से यूं होता हुआ, यहाँ से यूं होता हुआ, फिर ये सीडी में जा रहा है। अब आप देखो फर्स्ट हाफ में स्लिप रिंग 1 करंट रिसीव कर रही थी, सेकंड हाफ में स्लिप रिंग 1 करंट दे रही है। फर्स्ट हाफ में स्लिप रिंग 2 करंट दे रही थी, सेकंड हाफ में स्लिप रिंग 2 करंट ले रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। एक हाफ के अंदर आपको यहाँ से करंट मिल दिया जा रहा है, दूसरे हाफ में आप ले रहे हो, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगी ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये है जी आपके पास जनरेटर। अब इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? ऐसी डिवाइसेस जो मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी यहाँ हम कुछ चीज घुमाएंगे और हमें बिजली पैदा होगी। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है, यानी ऐसा करंट जो बार बार चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कभी स्लिप रिंग 1 से हम करंट ले रहे होते हैं, कभी हम वहां पे दे रहे होते हैं। ऐसे ये स्लिप रिंग 1 है, ये स्लिप रिंग 2 है, तो कभी हमें यहां से करंट मिलेगा और यहां से हम करंट दे रहे होंगे ऐसे, फिर हाफ चेंज हो जाएगा, तो स्लिप रिंग 1 स्लिप रिंग 2 अब उल्टा हो जाएगा। तो जोड़े, अब सेकंड हाफ में हमने अभी देखा कि स्लिप रिंग 1 करंट लेना शुरू कर देता है और स्लिप रिंग 2 करंट देना शुरू कर देता है। देखें डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन यू बन रही है, यहाँ डायरेक्शन यू बन रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है और इससे एसी जनरेटर से। इसके हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखी जी। हमारे पास एक फील्ड मैग्नेट होता है जो हमारे जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड, अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक आर्मेचर होता है जिसकी 4 कोने होते हैं, ए बी सी डी। इस आर्मेचर ने रोटेट करना होता है जी, और इसी के ही अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। स्लिप रिंग का असल खेल है जी, स्लिप रिंग ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज, यानी कि जो हमारे पास कॉइल का जो साइड है वो एक पर्टिकुलर स्लिप रिंग से अटैच हुआ हुआ है। फिर हमने ये चीज देखी जी, ये घूम रहा है जी। अब इस घूमने के दौरान आपने ये देख लिया जी मामला कि अगर आपके पास ए पोजीशन पे आता है क्वाइल, तो चूंकि एंगल नहीं होता, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। बी पर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, बी पर आके सबसे ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर बी से जब सी जाएगा तो ईएमएफ आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जीरो हो जाता है। फिर सी से जब डी जाता है तो ईएमएफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हमने ग्राफ के जरिए भी देख लिया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और आखिर के अंदर हमने इसकी पूरी साइकिल को रिपीट किया। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे।